आप ये बोर्ड की एंट्री से देख पा रहे हैं कि आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दैट इज पुष्पी पादपों में जनन पढ़ने वाले हैं। हमको सबसे पहले ये टर्म दैट इज रिप्रोडक्शन या जनन से अवगत होना पड़ेगा कि व्हाट डज रिप्रोडक्शन मीन। जनन से आप क्या समझते हैं? The process in which living organism give rise to organism of their own kind is known as reproduction। वह प्रक्रिया जिसमें जीव जो है अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। और जनन जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी लैंगिक और अलैंगिक। वह जनन जिसमें एक जनक कार्य करता है और जिसमें वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं नहीं होती और जिसमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उस जनन को हम अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वाइल द रिप्रोडक्शन जिसमें वेरिएशंस, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो जनक जो है भाग लेते हैं और इसके साथ साथ विभिन्नताएं जो हैं वो उत्पन्न होती है, उस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहेंगे। और आज हम लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं किस में? फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, स्पर्म का मतलब होता है सीड, और इनकी जो सीड होती है यानी इनका जो बीज होता है वो आवृत रहता है, इट इज कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। तो इसीलिए हम आज एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसी कौन सी संरचना है जो इन एंजियोस्पर्म को मदद करती है रिप्रोडक्शन में? तो वो जो स्ट्रक्चर, वो जो संरचना है वो है फ्लावर यानी पुष्प। तो पुष्प का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि इसकी संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं जो जनन में मदद करेंगे। तो पुष्प में बेसिकली यानी कि सामान्यतः दो प्रकार के जो है चक्र पाए जाते हैं, यानी होल्स पाए जाते हैं। एक जो चक्र होता है उसे हम एसेंशियल या आवश्यक चक्र बोलेंगे, जबकि जो दूसरा वाला चक्र होता है उसे हम एसेसरी यानी कि अनावश्यक चक्र या सहायक चक्र भी कह सकते हैं। नाम से ही आप समझ गए होंगे एसेंशियल या आवश्यक चक्र। एसेंशियल या आवश्यक चक्र में वो आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन रिप्रोडक्शन, यानी ये जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे गाइनोशियम और एंड्रोशियम, यानी कि पुमंग और जायांग। एंड्रोशियम या पुमंग जो है वो नर जननांग है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि गाइनोशियम या जायांग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि मादा जननांग है। और एंड्रोशियम जो है उसके दो भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है जिसमें पराग का निर्माण होता है, यानी द पार्ट वेयर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस, उसको हम पराग कोश या फिर एंथर बोलते हैं। वाइल द स्टॉक जो इस एंथर से, जो डंठल इस एंथर से जुड़ा हुआ रहता है उसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। कि एक सदस्य को स्टैमेन बोलते हैं, यानी कि उसे हम बोलते हैं पुंकेसर, जबकि जो जायांग या गाइनोशियम का एक सदस्य होता है, एक मेंबर होता है, वन मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज कार्पल और पिस्टल, उसे हम स्त्री केसर बोलते हैं। तो स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर का जो जब सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये देखिए, ये स्त्री केसर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का। जो स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग होता है
उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र। ये क्या होता है, ये वो प्लेटफॉर्म होता है वेयर पोलन ग्रेन विल बी लैंड, जहाँ पे परागकण को एक स्थान प्रदान करता है लैंड करने का, उसे हम स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र बोलते हैं। वाइल जो स्टॉक है, एक जो डंठल है जो मदद करेगा इस स्टिग्मा को अंडाशय या ओवरी से जुड़ने में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टाइल या वर्तिका। This is stigma. जो लास्ट वाला बेसल पार्ट है, जो आधारी भाग है, वो थोड़ा फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है, एंड इट इज़ नोन एज ओवरी और अंडाशय इसे बोला जाता है। तो अब हम चलते हैं, ये जो दोनों स्ट्रक्चर हमने पढ़े, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसके एक मेंबर को हमने पुमंग जो है पुमंग और जायांग के, जिसके एक मेंबर को हमने पुनकेसर और स्त्रीकेसर कहा, वो जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते, डायरेक्टली भाग तो नहीं लेते प्रत्यक्ष रूप से जनन में, लेकिन वो किसी न किसी तरह जनन में मदद करते हैं। तो जैसे आपने कली को खिलते हुए देखा होगा, फूल जब खिला हुआ रहता है, खिलने से पहले बर्ड की फॉर्म में कलिका अवस्था में आपने देखा होगा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर इस कली को कवर करे हुए रहता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैलेक्स, यानी हम उसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज जो होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य ये होता है कि जब पुष्प कली अवस्था में है, व्हेन द फ्लावर इज इन बर्ड स्टेज, जो कैलेक्स है वो इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। वाइल जो दूसरा पार्ट है वो होता है कोरोला, दैट इज कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज कोरोला। और वो काम क्या करता है, यानी दलपुंज का कार्य क्या होता है, दलपुंज का कार्य होता है कि वो कीटों को आकर्षित करे, किसके लिए, परागकण के लिए। कीट जो है चटकीले फूल को जब देखता है, यानी कि रंगीन कलरफुल, इंसान खुद ही रंगीले चटकीले कलर देख के अट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर कीट कैसे नहीं होंगे। तो इंसेक्ट भी क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं इन कीटों का कलर देख के, और वो भी उड़ते हुए फटाफट आते हैं और इनके परागकण को क्या करते हैं, अपनी बॉडी पर चिपका लेते हैं, अपने शरीर पर चिपका लेते हैं। और चिपक कैसे जाते हैं ये परागकण, क्योंकि ये परागकण जो होते हैं, जो कि कीट द्वारा परागित होंगे, वो चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, इंसेक्ट के शरीर पर चिपक जाते हैं। अब हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा, तो हमने देखा कैलेक्स, कोरोला, हमने इसमें देखा कि ये जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, मदद करते हैं। कैलेक्स के एक मेंबर को सेपल बोलते हैं, यानी कि बाह्य दल बोलते हैं, जबकि कोरोला के एक मेंबर को पेटल बोलते हैं, यानी कि हम बोलते हैं दल या फिर पंखुड़ी भी बोल सकते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब जो रिप्रोडक्शन है, इसको बेसिकली 3 इवेंट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के पूर्व जो घटनाएं हुई, निषेचन पर जो घटनाएं हुई और निषेचन के बाद जो घटनाएं होंगी, इस 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इन 3 में से सबसे पहला जो है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी पूर्व निषेचन, निषेचन के पूर्व की जो घटनाएं हैं, इवेंट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो निषेचन के पूर्व की घटनाएं कौन सी होंगी, निषेचन के पूर्व की घटनाएं होगी सबसे पहले नर युग्मोद्भिद का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम का निर्माण, माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण, मेगास्पोरेंजियम का निर्माण, यानी लघु बीजाणुधानी का निर्माण, और वृद्ध बीजाणुधानी का निर्माण या गुरु बीजाणुधानी का निर्माण, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको दिखा रही हूँ प्री फर्टिलाइजेशन में मेल जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे विकास होता है, यानी कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन घटनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अभी देखा था कि जो
एंड्रोशियम होता है वो नर जननांग है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और एक मेंबर को हमने इसके बोला था एंथर, यानी कि एक मेंबर को हमने इसके बोला था स्टैमेन, यानी हमने बोला था इसे पुंकेसर। और ये जो भाग है इसको हमने बोला था एंथर, जिसमें कि परागकण निर्माण होगा, यानी परागकोश। और ये वाला भाग जो है इसे हमने बोला था फिलामेंट या फिर डंठ तंतु। ठीक है। अब ये जो परागकोश है इसका जब हम अनुप्रस्थ काटते हैं यानी टीएस काटते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें जो है 2 लोब होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं, 2 पालियाँ होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। यानी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी आपको जब आप इसका टीएस काटोगे, अनुप्रस्थ काट। ये आपको 2 लोब दिख रहे हैं, 2 आपको पालियां दिख रही हैं और प्रत्येक लोब में आपको 2 कोष्ठ दिख रहे हैं, यानी कि प्रत्येक जो पाली है उसमें आपको 2 थीका दिख रहे हैं। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाइलोब्ड डाइथिकस, यानी कि द्विपालित और द्विकोष्ठीय। ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथर जो होता है उसके आपको दिख रहा है ये जो फिलामेंट है ये उसके अंदर तक रन करती है, जो तंतु है ये इस एंथर के अंदर तक रन करता है। तो जब आप टीएस काटते हो तो आपको बीच में जो है इस एंथर का थोड़ा सा पार्ट, जो इस फिलामेंट का थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसे हम कनेक्टिव या फिर संयोजी बोलते हैं। बीच में यहाँ पर आपको दिखेगा जिसे हम कनेक्टिव या फिर क्या बोलते हैं, संयोजी बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी लघु बीजाणु जनन के बारे में हम जानते हैं। बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी लघु बीजाणु धानी कोशिका से लघु बीजाणु का जब निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? तो देखिए, सबसे पहले इस एंथर के आपको दिख रहा है प्रत्येक कोने पे क्या होगा, एक आपको दिखेगा ये जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु धानी। तो इस एक के स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे 4 आपको माइक्रोस्पोरेंजियम जो हैं आपको दिखेंगे, प्रत्येक कॉर्नर पे जो लोकेटेड होते हैं। टेट्रागोनल इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, चतुष्कोणीय इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एक की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है इस टेक्स की स्ट्रक्चर में, सबसे पहले जो आउटर कवरिंग ज़्यादातर आप देखते हो, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो कवरिंग होती है उसे हम, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है, थिन होती है, पतली होती है, जिसे हम एपिथेलियम या उपकला बोलते हैं। तो सबसे पहले बाहर क्या होगी, एपिथेलियम या उपकला। ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो एक दूसरी लेयर आएगी जिसको हम एंडोस्थीशियम या फिर अंतस्थीशियम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में आएगी मध्य कोशिकाएं। ये बहुत सारे नंबर में 2 to 3 लेयर्स हो सकती हैं और बेसिकली इन्हीं की लेयर्स के नंबर के अनुसार ये कितनी लेयर में है उसके अनुसार ही एंथर जो है उसकी थिकनेस जो है वो पता चलती है। ये हो गई हमारी मध्य कोशिका की लेयर। उसके बाद में सबसे अंदर जो होती हैं वो होती है टेपिटम की एक लेयर आपको दिखेगी, टेपिटम की लेयर। अब ये जो बाहर वाली 3 लेयर हैं, आप जब रेन कोट पहनते हो ना सर्दी गर्मी में, तो वो किस काम आती है? सर्दी में आप कोट पहनते हो, स्वेटर्स पहनते हो, तो वो किस काम आती है? प्रोटेक्शन के काम आती है ना। आउटर चीज़ें आप इतनी सारी डालते हो। तो इसी में भी ये जो 3 बाहर की लेयर है, दैट इज जो उपकला थी, एपिथेलियम थी, जो एंडोथीशियम थी, एंडोथीशियम थी, और साथ में जो हमारी मिडिल लेयर्स थी
इन तीनों का ही काम क्या होता है, इन तीनों का ही काम जो है ये मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों का ही काम क्या होता है, संरक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना। जबकि जो ये अंदर वाली लेयर है टेपिटम, इसका कार्य क्या होता है, नरिशमेंट का या फिर पोषण का। ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है, यानी पोषण प्रदान करती है। और किसको पोषण देगी, ऑब्वियसली हमने अभी बात की पराग कोश में क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। इन एंथर पोलन ग्रेन विल बी फॉर्म्ड। सो पोलन ग्रेन को क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। हम भी बिना न्यूट्रिशन के नहीं रह सकते। अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिले तो हम क्या हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं क्या, कुछ समय तक हो सकता है हम जी ले, लेकिन जैसे ही हमारी सेल के पास वर्क करने के लिए कोई एनर्जी करेंसी नहीं बचेगी तो हम क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो ऐसे ही इनको भी क्या चाहिए होगा, परागकण को भी पोषण चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा। और वो पोषण इन्हें कौन प्रोवाइड करता है, जो इनर मोस्ट लेयर थी, दैट इज टेपिटम। अब टेपिटम के बाद हर मेगास्पोरेंजियम के माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक टिश्यू जो कि होमोजीनियस होता है वो उपस्थित रहता है, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, इसकी प्रत्येक सेल में ये क्षमता होती है कि वो पोलन ग्रेन्स को फॉर्म कर सके, परागकण को फॉर्म कर सके। इसीलिए उसे पोटेंशियल पोलन या फिर पोलन ग्रेन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना MMC यानी कि माइक्रोस्पोर यानी हमारा सेंटर में क्या था, स्पोरोजीनियस टिश्यू यानी बीजाणु जनन उत्तक। और इस उत्तक की प्रत्येक कोशिका क्या है, every cell have a potential to act as MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इनमें होगा कौन सा डिवीजन, मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। और मियोसिस होगा तो उससे क्या बनेंगी, मियोसिस फर्स्ट होगा सबसे पहले। तो मियोसिस फर्स्ट से अपने पास 2 सेल मिलेगी, फिर इन दोनों सेल में वापस मियोसिस सेकंड होगा तो हमको कितनी सेल मिल जाएगी, हमको 4 सेल मिल जाएगी। और ये जो 4 सेल हमें मिलेगी इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर है ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो इसीलिए हम इसे बोल देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी लघु बीजाणु चतुष्टक। लघु बीजाणु चतुष्टक। अब ये जो चतुष्टक फॉर्मेशन है ये 2 टाइप का हो सकता है, सक्सेसिव हो सकता है और साइमल्टेनियस हो सकता है। सक्सेसिव मतलब देखो सेल डिवीजन में 2 स्टेजेस होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक का विभाजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दोनों सेल अलग हो जाती है, मिडिल लैमिना बनता है, जैसे कि आपको पता है किसमें, पादप कोशिका में, है ना। जबकि एनिमल सेल में पहले टर्मिनल से फेरो डेवलप होता है। तो इसीलिए क्या होता है, सक्सेसिव में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, फिर कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है, और इस तरह से हमें 4 सेल मिल जाते हैं, तो इसे हम सक्सेसिव बोलते हैं। लेकिन साइमल्टेनियस में क्या होता है, 2 बार पहले, क्योंकि हमें 4 सेल बनानी है ना मियोसिस से, तो पहले 2 बार जो है क्या होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, और उसके बाद हमारे पास 4 न्यूक्लियस जब आ जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, सेल वॉल फॉर्म हो जाती है और जो चारों है सेल वो अलग अलग हो जाती है। अब ये चतुष्टक है, ये सेलुलेज एंजाइम से जुड़े हुए रहते हैं जो बाद में आपस से अलग हो जाते हैं, और ये जो प्रत्येक माइक्रोस्पोर है यही आगे चलकर आपका जो मेल गैमेटोफाइट है यानी नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद में बदलता है। तो मेल गैमेटोफाइट में इस माइक्रोस्पोर का कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारी माइक्रोस्पोर है ये
क्या करती हैं, इसमें डिवीजन होता है तो इससे दो सेल बनती है। एक बनती है वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका और एक बनती है जेनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बेसिकली पोषण के लिए होती है और ये आकार में बड़ी होती है, जबकि जो जनन कोशिका होती है वो आकार में छोटी होती है और ये जनन कोशिका ही आगे चलकर नर युग्मोद्भिद यानी कि मेल जो गैमीट ये जो जेनरेटिव सेल है यानी कि आपकी जनन कोशिका है वो ही आगे चलकर क्या बनाएगी, आपके मेल गैमीट बनाएगी यानी नर युग्मक बनाएगी। तो मेल गैमीट, सबसे पहले हमने दो सेल की बात कर ली। अब ये जो डिवीजन होता है ना, क्योंकि मैंने बोला कि जो माइक्रोस्पोर है वो डिवाइड करेगी और दो सेल बनाएगी, तो ये जो दो सेल बनते हैं इनके आकार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिवीजन हुआ है वो असिमेट्रिकल है, उसमें समिति जो है वो असमिति है, मतलब कि एक बहुत बड़ी कोशिका बन गई और एक बहुत छोटी कोशिका बन गई। जो बड़ी कोशिका है उसे हमने क्या बोल दिया, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी कोशिका है उसे हमने क्या बोल दिया, जनरेटिव सेल। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ठीक है। और जो कायिक कोशिका होती है वो स्पिंडल शेप की होती है, हस्याकार होती है, और जो है कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में वो क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। अब जो पोलन ग्रेन है उसमें दो लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन, जबकि जो इनर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। ओके, मैंने दो सेल के बारे में आपको बताया। जो बड़ी वाली सेल होती है, ये वाली सेल, इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये जो छोटी वाली सेल है इसे हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल, यानी ये हो गई हमारी जनन कोशिका, और ये जो है ये हमारी हो गई कायिक कोशिका, और ये हमारा हो गया बाह्य चोल, और ये हमारे हो गया अंतःचोल। इस पूरी पोलन ग्रेन को अंदर, ये पूरे सेल को अंदर लिए हुए क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल को कवर करने वाली लेयर क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली होगी यहाँ पे। ओके, क्या डिफरेंस होता है एक्साइन और एंटाइन के, इसके बारे में हम फोकस करते हैं। सबसे पहले देखो, एक्साइन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ मटेरियल या हार्डेस्ट लेयर होती है इस पोलन ग्रेन में, क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है वो होता है स्पोरोपोलेनिन। मैंने क्या बोला, स्पोरोपोलेनिन, इससे ये निर्मित होती है, बनी हुई होती है। और ये ऐसा जो है सब्सटेंस है जिसे कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे कोई भी एंजाइम अभी तक डिग्रेड नहीं कर पाया है। ये हाई टेम्परेचर पर विथस्टैंड कर सकता है। ताप अगर ज़्यादा हो, अगर एसिडिटी ज़्यादा हो, अगर एल्कलिटी ज़्यादा हो, तो भी ये क्या कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। इसीलिए पोलन ग्रेन के प्रिजर्वेशन में, संरक्षण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। किसका, एक्साइन का, क्योंकि एक्साइन किससे बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। जबकि जो इंटाइन है या अंतःचोल है वो बना हुआ रहता है सेलुलोज और पेक्टिन का, और ये थोड़ा इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं और क्या डिफरेंस होता है, तो ये जो एक्साइन है इतनी हार्ड है, और इसी पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब या पराग नली का फॉर्मेशन होना है। तो अगर ये इतनी हार्ड है तो पोलन ट्यूब को कैसे फॉर्म कर पाएगी, पराग नली को कैसे फॉर्म कर पाएगी। इसीलिए क्या होता है, कहीं कहीं पे ये एक्साइन एब्सेंट होती है, और जहां जहां पर ये एक्साइन एब्सेंट होती है, ये बाह्य चोल अनुपस्थित होता है, उसको हम बोल देते हैं क्या, जन्मपुर, यानी जनन छिद्र। जनन छिद्र, यहीं से क्या होगा, पराग नली या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, असतत होती है, जबकि इंटाइन जो है वो क्या होती है, सतत होती है। तो एक बार हम रिवीजन पे चलते हैं। सबसे पहले एक्साइन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। क्यों, क्योंकि इसमें जंप पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इंटाइन जो है वो एक कंटिन्यूअस लेयर है। एक्साइन जो है वो हार्ड होती है एज कम्पेयर टू इंटाइन। दूसरी क्या बात बताई मैंने कि एक्साइन जो है वो बनी हुई रहती है स्पोरोपोलेनिन से, वाइल जो इंटाइन है यानी अंतःचोल है वो किससे निर्मित होती है, वो बनी हुई होती है सेलुलोज और पेक्टिन। साइड रिप्रेजेंट बाय दी पोलन ग्रेन, यानी कि जो नर युग्मोद्भिद है, जो कि कौन प्रदर्शित करता है, पोलन ग्रेन प्रदर्शित करते हैं। वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में, अराउंड 60% एंजियोस्पर्म जो हैं उनमें क्या होता है कि 2 सेल स्टेज में, यानी 2 कोशिकीय अवस्था में ही क्या हो जाता है, शेड हो जाता है।
ठीक है, विमुक्त हो जाता है। लेकिन बाकी के बचे हुए 60% में क्या होता है, ये जो जेनरेटिव सेल होती है यानी जो हमारी जनन कोशिका है, ये जो है इसमें क्या होता है, फिर माइटोसिस होता है और उससे क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट जो है यानी 2 नर युग्मक बन जाते हैं। और इन सभी में जो 40% में क्या हो गया, अब 3 सेल्ड स्टेज में एक तो वेजिटेटिव सेल हो गई यानी कि कायिक कोशिका हो गई और प्लस 2 मेल गैमीट बन गए, किसके डिवीजन से, जेनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका के विभाजन से। और हमारे पास अब कितने सेल की अवस्था आ गई, 3 सेल की अवस्था आ गई यानी कि 3 कोशिकीय अवस्था आ गई। और ये जो है 40% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। पोलन ग्रेन क्योंकि न्यूट्रिशन में रिच होते हैं यानी इनमें पोषण बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल जो है टैबलेट वगैरह के निर्माण में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पोलन ग्रेन का कंजप्शन करने पर, इनका इस्तेमाल करने पे जो रेस के हॉर्सेस हैं और जो एथलीट है उनकी परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट होता है, उनकी बढ़ोतरी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पोलन ग्रेन जो होता है उसको एलर्जी भी कॉज कर सकता है। आप समझते हो कि कई बार हवा चलती है, येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस आपको दिखता है यानी पाउडर के फॉर्म में येलो कलर का, उसकी वजह से कुछ लोगों को स्नीजिंग, छींक वगैरह आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक टर्म आती है वेबिलिटी, उसको हम समझते हैं यानी जनन क्षमता। जनन क्षमता क्या होती है? जनन क्षमता, ये जो पोलन ग्रेन है ये कुछ समय तक ही, जैसे रिलीज हुई, डायहेंसिस हुआ इसका, एंथर का, एंथर फटा, उसका विस्फोटन हुआ, पोलन ग्रेन रिलीज हुई, तो ये कुछ समय तक ही क्या होते हैं, इनमें जनन क्षमता रहती है। और उसके बाद क्या होती है, ये जनन क्षमता, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो वो जो समय होता है, वो जो पीरियड होता है जिसमें परागकण के पास ये जनन क्षमता रहती है, उसे हम उस परागकण की, उस पोलन ग्रेन की वेबिलिटी कहते हैं। लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी, रोजेसी में ये जो वेरिएबिलिटी होती है ये अराउंड मंथ में होती है, जबकि जो हमारे सीरियल्स होते हैं जैसे वीट, मेज वगैरह में जो धान है, इनमें क्या होता है, कुछ मिनट तक की, 30 मिनट तक की ही ये वेरिएबिलिटी रहती है। पोलन ग्रेन को मैंने आपको बताया था प्रिजर्व कर सकते हैं, और पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करा जाता है जैसे हम सीड को प्रिजर्व करते हैं, बीज को संरक्षित करते हैं, वैसे ही हम परागकण को भी संरक्षित कर सकते हैं। और हम ये संरक्षण कैसे करते हैं, इस पोलन ग्रेन को हम -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में यानी तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करके रख सकते हैं। इस टेक्निक को आपने नाम सुना होगा, स्पर्म का यानी शुक्राणु का प्रिजर्वेशन भी इसी तरह करा जाता है, बीज का प्रिजर्वेशन भी इसी तरह करा जाता है, इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, इस टेक्निक को। ठीक है, फिर इसका इस्तेमाल जो है हम क्रॉप प्रोग्राम में आगे चलकर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आपने पढ़े, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने पढ़ा यानी निषेचन की पूर्व घटनाओं में हमने पढ़ा। और इसके बाद हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फीमेल में वो कौन से स्ट्रक्चर है, वो कौन सी संरचनाएं हैं जो मदद करेगी जनन में। सो आई होप यू लाइक द लेसन। इफ यू लाइक द लेसन देन प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक।